हेलो एवरीवन एंड मुझे लगता है आप लोग सारे बहुत बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने वाले हैं, जिसको कहते हैं कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो अगर आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, समझा और अपने दिमाग में अंडरस्टैंड किया, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको आने वाले टाइम पे इवन आप अपना और अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ को समझने के बाद। सो मेक श्योर वीडियो को एकदम ध्यान से देखना और अंडरस्टैंड करना कि ऐसा क्यों होता है कि हम लोग बीमार बहुत जल्दी पड़ते हैं और हमारे बीमार होने का कारण क्या है। ठीक है, सो आई होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो फिर आप मुझे बता सकते हैं और थ्रू लाइक्स, और बाकी मैं आपको अभी सीधा लेके जाती हूँ अपने नोटबुक पर। ओके ओके, सो आई होप सो आप लोग को मेरा जो नोटबुक है वो विजिबल होगा और क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि अब हम समझने वाले हैं एक ग्राफ के बारे में जिसके थ्रू आपको बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा बीमार क्यों रहते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड क्यों रहते हैं। आप लोग ने देखा होगा अपनी फैमिली में कुछ एक पर्सन होता है जो हमेशा ही बीमार रहता है ना। और कुछ लोगों के दोस्त रहते होंगे और कुछ लोगों की आप बीती की भी बात होती होगी, वो खुद ही रहते हैं इतना बीमार कि उनको समझ नहीं आता कि वो ऐसा होता क्यों है, वो इतने सारे मेडिसिन भी लेते हैं उसके बावजूद भी। तो हम ना इस ग्राफ को कहते हैं वेलनेस ग्राफ। ठीक है, और ये ग्राफ इतना इजी है अंडरस्टैंड करना और इतना इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना बिकॉज हर एक ह्यूमन, हर एक इंसान का जानना बहुत ज़रूरी है कि ये होता क्या है, हम अभी कर क्या रहे हैं करंट सिचुएशन में। सो बेसिकली हमारी जो बॉडी होती है ना, उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसको हमने स्कूल में बचपन में पढ़ा था, सेल, है ना। हमारी बॉडी सेल से बनी है। जब सेल्स को हम मिलाते जाते हैं, ग्रुप बनाते जाते हैं, तो टिश्यू बनता है। टिश्यू से फिर हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। अब वो जब वो ऑर्गन्स एक साथ साथ में काम करने लगते हैं तो वो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड बहुत सारे सिस्टम। एंड जब ये सिस्टम साथ में कलेक्ट होकर काम करते हैं तो हम उसको एक बॉडी का फॉर्म दे देते हैं। तो हमारा जो सेल है ना, ये सेल एक ही चीज़ डिमांड करता है, दैट आई वॉन्ट टू बी हेल्दी। अगर आप मुझे हेल्दी रखोगे तो मैं आपकी बॉडी को हेल्दी रखूँगा। सेल्स की सिर्फ यही एक डिमांड है। अगर आप सेल्स को हेल्दी रखना चाहते हो तो आपको एक चीज़ उसको देनी होगी, न्यूट्रिएंट्स देने होंगे उसे, क्योंकि हमारी बॉडी खाना नहीं चाहती, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जो सेल की, जिस ऑर्गन की, जिस सेल को जो रिक्वायरमेंट आप उससे वो दोगे, वो हैप्पी रहेगा, वो खुश रहेगा और आपकी बॉडी को भी वो हेल्दी रखेगा। तो अब न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं? विटामिन्स आते हैं लाइक B1, B6, B12, B2, विटामिन डी, कैल्शियम, ई, है ना। काफ़ी सारे विटामिन आते हैं। देन मिनरल्स आते हैं। मिनरल्स में क्या क्या आते हैं? कैल्शियम, सोडियम, आयरन, मैंगनीज, फोस्फोरस, जिंक, है ना। काफ़ी सारे हमारे पास मिनरल्स आते हैं। फिर हमारे पास प्रोटीन आते हैं। प्रोटीन के अमीनो एसिड के फॉर्मेशंस होते हैं। इतने सारे अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में बनते हैं, इतने सारे, मतलब काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को हाई अमाउंट पे। देन फैट, गुड फैट, बैड फैट, आपको पता ही होगा, है ना। हम देखते हैं आजकल, हम अपने पैकेट्स में जब भी हम कुछ खरीदते हैं तो देखते हैं कि यार इसमें कितना सैचुरेटेड फैट है, इसमें कितना अनसैचुरेटेड फैट है, कितना ट्रांस फैट है, राइट। सो वी आर गेटिंग अवेयर अबाउट इट। देन फिर हमें कार्ब्स की रिक्वायरमेंट होती है। कार्ब्स जैसे हम चावल खाते हैं और जिससे हमें एनर्जी मिलती है ना, एनर्जी मिलती है। फिर हमें एंजाइम्स चाहिए होती हैं, एंजाइम्स फॉर द प्रॉपर फंक्शंस ऑफ आवर इंसुलिन। देन हमारे को फाइबर चाहिए होते हैं, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, द न्यूट्रिएंट्स। अब इन न्यूट्रिएंट्स को हम कहाँ से ले सकते हैं? व्हाट आर द फीडिंग सोर्सेज, व्हाट आर द फीडिंग फैक्टर्स जिसके थ्रू हम ये न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं?
फूड के थ्रू। हमें खाना चाहिए होगा और ये सारी चीज़ें हमें खाने से ही मिलती हैं, राइट। हमने बचपन में पढ़ा है कि हमें को खाना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग अच्छे से खाना नहीं खाते वो लोग पतले रह जाते हैं, राइट। अब हमारे को ना ये जो फीडिंग फैक्टर्स हैं, हमारे पास 3 हैं। हम एयर, वाटर एंड फूड, इन तीनों जगह से कंज्यूम करते हैं, इन तीनों एरिया से हम कंज्यूम करते हैं। अब इन तीनों एरिया में होता क्या है, अब ध्यान से समझना। अगर मैं सिर्फ एयर की बात करूं, एयर में हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। एक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे पास सबसे ज़्यादा एबंडेंट अमाउंट में ऑक्सीजन होता है, हमारे को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगर फिर हम बात करते हैं वाटर की, वाटर से हमारे को मिनरल्स मिलते हैं। कौन कौन से मिनरल्स, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, मैंगनीज, जिंक एंड भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, राइट। और फूड से हमारे को जितने भी डाइजेस्टेड फूड्स होती हैं, लाइक प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब ओके, सो हमारे को ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। अब होता क्या है इसमें, अगर मैं आपसे एयर की बात करूं, आप जहाँ जिस भी एरिया में रहते हैं, जिस भी सिटी में रहते हैं, जिस भी लोकेलिटी में आप रहते हैं, जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, आप मुझे बताइए कि अभी के टाइम पे जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है जिस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है, क्या लगता है कि एयर हमारा बहुत ज़्यादा प्योर है? क्योंकि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे ट्री कट होते जा रहे हैं, हम पेड़ का खाना ख़त्म कर रहे हैं, हम अपना ही खाना ख़त्म कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन ही ख़त्म कर दे रहे हैं अपने लिए। तो ऑक्सीजन जितना जितना कम होता रहेगा, हमारे लिए सांस लेना उतना मुश्किल होता रहेगा। अब मैं बात करती हूँ वाटर की। वाटर अगर मैं आपसे पूछती हूँ, एक टाइम पे होता था, एक एसेसिटी की तरह काउंट करते थे हम फ़िल्टर को, जो हमारा फ़िल्टर होता है ना, उसको हम एज एन एसेसिटी की तरह काउंट करते थे कि अरे अगर ये पर्सन घर में इतना खर्च होता है तो एक एज एन दिखाने के लिए, एक तरीके से यूज़ करने के लिए हम एज एन वाटर प्यूरीफायर रख लेते हैं, राइट, कि उससे थोड़ा सा मिनरल वाटर मिल जाएगा हमें। बट अब मुझे बताओ, फ़िल्टर एक एसेसिटी की तरह काउंट होता है या फिर नेसेसिटी की तरह? अगर आप नॉर्मल टैप वाटर से पानी पी लोगे ना, आप मर जाओगे, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आपको टाइफाइड हो जाएगा, बहुत सारी बीमारी हो जाएंगी आपको, क्योंकि आप नॉर्मल वाटर पी नहीं सकते। आप रेदर प्रेफर करोगे कि मैं दुकान में जा कर के 20 रुपए की या फिर 50 रुपए की बॉटल ख़रीद के ले आऊँ, मैं वो पी लूँगा, जिसे नाम देते हैं बिसलेरी और भी अदर हम वाटर का नाम देते हैं, राइट। क्योंकि अब फ़िल्टर वाटर पीना हमारी मजबूरी हो चुकी है। अब जो हम फ़िल्टर वाटर पीते हैं उसमें हमारे को न्यूट्रिशंस तो मिलते ही नहीं, हमारे को मिनरल्स तो मिलते ही नहीं, क्योंकि वो पूरा ही जब वो छानता है, गंदगी को छानता है, तो वो गंदगी को छानते छानते वो उसकी न्यूट्रिएंट्स को, उसके मिनरल्स को भी छान लेता है। तो अब लोगों ने डिसाइड किया कि अब इन मिनरल्स को छान देते तो फिर हाँ, वो एक एक्स्ट्रा मिनरल के लिए एक और चीज़ सेट करके रखते हैं जिससे कि उनको इसमें पानी में मिनरल्स आए, राइट। तो अब यहाँ पे देखो पानी भी ख़राब हो रहा है। फूड की बात करूँ, अच्छा अभी के टाइम पे ना मैंने अक्सर इवन नोटिस किया कुछ लोगों को कि वो क्या करते हैं, वो होते तो हैं 18 के, उनकी एक्चुअल एज 18 की होती है, बट वो दिखते पता है कितने के हैं, 25 के, 30 के, मतलब बहुत ज़्यादा एज के दिखते हैं, लगता ही नहीं कि भाई ये 18 के हैं। तो हम लोग सोचे पड़ जाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी आपको जो खाना मिल रहा है, आप जितने भी फास्ट फूड खा रहे हो, आप जितने भी जंक फूड खा रहे हो, आप जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की अगर मैं बात करूँ, जितने भी किसान लोग होंगे, जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, आई एम डैम श्योर आप लोग को पता होगा कि वो किसान को लगता है कि यार कीड़े ना पड़ जाएं मेरे फसल में, तो जहाँ पे उसको 2% डालना होता है कीटनाशक, तो 5% डाल देता है, तो 10% डाल देता है, उसका डबल डाल देता है, और फिर बाद में वही कीटनाशक फिर खाने में रह जाते हैं,
तो उससे बेहतर हम खा लेते हैं। यहाँ पे इन फूड्स में हाई अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड, एडल्ट्रेशन, कलरिंग। मुझे ना पर्सनली वाटरमेलन बहुत पसंद है, लिटरली बहुत पसंद है मुझे वाटरमेलन। बट मैं जब देखती हूँ ना वाटरमेलन को, तो वहाँ पे देखती हूँ जब मैं उसको काटती हूँ तो दिखता तो बहुत रेड 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 है, एकदम रेड दिखता है। बट जब मैं उसको खाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ शुगर का टेस्ट आ रहा होता है। एक होता है ना नेचुरल शुगर, और एक होता है एक डाला हुआ शुगर, उसका टेस्ट अलग होता है। तो वो फील होता है, वो पता चलता है। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि अब कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, कुछ भी वो नहीं है जैसा आप पहले सोचते थे, 10 साल 20 साल पहले सोचते थे। तो अब कुछ भी वैसा नहीं है। अब तीसरी चीज़ क्या डालते हैं वो लोग, अब इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी डाल देते हैं। प्रिजर्वेटिव्स की चीज़ें ख़राब ना हो। आप एक न्यूज़ देखना जहाँ पे डोमिनोज पे जो बर्गर बिकते हैं, उसके पिज़्ज़ा बिकते हैं, आप उसमें एक बार ना एक न्यूज़ देखना, उसमें था कि उनके जो बन होता है ना, उनका बन, उसके बन को उन्होंने रख दिया था ग्लास के अंदर। वो बन 50 डेज़ तक उसमें फंगस नहीं पड़ा। 50 डेज़ तक, कैन यू इमेजिन? मतलब अगर कोई चीज़ फंगस नहीं पड़ रही है, इसका मतलब पता है क्या है? वो केमिकल है, वो कंप्लीट केमिकल से बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, एडल्ट्रेशन हो गया, कलरिंग हो गया, प्रिजर्वेटिव्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, इन सब की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो है, हमारी एज बढ़ती जा रही है, हम बहुत एजड दिखने लग गए हैं, हमारे जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो ख़राब होती जा रही है। अब यहाँ से होता क्या है, हमारा फूड, हमारा एयर, वाटर और फूड तीनों ही माशाल्लाह बहुत 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 तेज़ी से ख़राब होते जा रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूँ इनको ग्रेड देना, आपको A, B, C, D, आप कौन सा ग्रेड देना चाहेंगे? अभी जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, अभी आप जहाँ रह रहे हैं, जिस स्टेट में रह रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपने एरिया पे जो एयर, वाटर, फूड हैं, तीनों को क्या ग्रेड देना चाहेंगे? ओके, तो इस तरीके से हमारा एयर, वाटर, फूड जो है पॉल्यूट होता है, राइट? और विथ टाइम वो तो और बढ़ता जा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने लोकेलिटी, अपने सिटी, जहाँ पे भी आप रहते हैं, वहाँ के एयर, वाटर एंड फूड, जो आपका लाइफस्टाइल है, जिस तरीके का आपका लाइफस्टाइल है, उस हिसाब से आप अपने एयर, वाटर, फूड तीनों को कौन सा ग्रेड देंगे? ए, सबसे बेस्ट क्वालिटी, अमेजिंग, मार्वलस। बी, थोड़ा सा कम। सी, थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। डी, वर्स्ट, गेटिंग वर्स्ट विथ टाइम। आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, और मैं तीनों एरिया में आपको बताऊँ तो मैं डी ग्रेड देना चाहूँगी, बिकॉज़ दिल्ली में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप बोल रहे हो कि आपका एयर बहुत ही क्लीन है, कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो पहाड़ों में रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, हम वहाँ रहते हैं। लेट मी आस्क यू वन थिंग, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आपके एरिया में क्या गाड़ी चलती है? आपके लोकेलिटी में क्या गाड़ी चलती है? अगर गाड़ी चलती है तो वो एरिया भी एयर पोल्यूटेड हो रहा है, ठीक है? आपको भी पॉल्यूशन आ रहा है, आपको भी पॉल्यूशन मिल रहा है, जो आपको इन्हेल नहीं करना चाहिए आप वो भी इन्हेल कर रहे हैं। तो आई एम टेलिंग यू, मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई एक ऐसा भी कोना होगा जहाँ पे गाड़ी नहीं चल रही होगी, क्योंकि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट में से काउंट होता है गाड़ी चलाना, करेक्ट? क्योंकि साइकिल से तो काम चल नहीं सकता हर वक्त। सो अब हमने, अगर अपने अपने एरिया का आपने ग्रेड्स दे दिया होगा A, B, C, D, तो उस हिसाब से अब यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। हमारे फीडिंग फैक्टर्स तो ख़राब होते जा रहे हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ, सबसे ज़्यादा डिजीज़ नहीं, ट्रेंडिंग डिजीज़ कौन कौन से हैं? क्योंकि हम ट्रेंड्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं ना, तो जस्ट वांट टू नो कि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग डिजीज़ कौन कौन से हैं जो बहुत कॉमन है अभी? लाइक टीबी, डायबिटीज़, बीपी, अस्थमा,
अर्थराइटिस, फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जिसे क्या कहते हैं, हार्ट अटैक, हार्ट से रिलेटेड डिजीज, देन थायराइड, और कैंसर, वेरी कॉमन। अब तो कैंसर इतना कॉमन हो चुका है कि लोगों को बोलते हैं अरे मेरे पड़ोस वाले क्यों कैंसर है, मेरे उसको भी कैंसर है ना। फैटी लीवर, और और बताओ, और सोच के बताओ, आप लोग के आप लोग को पता होगा अभी न्यूरो डिसऑर्डर, और भी बहुत सारे डिजीज है। यू नो व्हाट, एक ह्यूमन बॉडी में 20,000 से भी ज़्यादा डिजीज होते हैं, 20,000 से भी ज़्यादा। अब सबके नाम लिखने लग गए तो हो सकता है शीट भी भर जाए हमारी, है ना, कॉपी कम पड़ जाए। तो 20,000 प्लस डिजीज होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में। अब ये वेरी कॉमन एंड ट्रेंडिंग डिजीज में से है। अब इसको क्योर करने के लिए पता हम कहाँ जाते हैं, ये अचानक से नहीं होते हैं, हमारे को कुछ सिम्टम्स आते हैं तो हम जाते हैं फिजिशियन के पास कि मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, मेरे को तो दिल में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो क्या है, क्या हो रहा है, कुछ टेस्ट करवाते हैं हम, है ना। टेस्ट इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि आप छोटा सा छोटा एक टेस्ट करवाने जाओगे ना, ब्लड टेस्ट, एमआरआई करवाने जाओगे, सीटी स्कैन करवाने जाओगे, तो वो ना एक मशीन जो वहाँ पे हॉस्पिटल में रखी हुई है, वो 10 करोड़ से भी ज़्यादा की है मशीन। और अगर उसमें 10 टेस्ट नहीं हो रहे तो वो फिर वो किसी काम की नहीं है, पैसा डूब रहा है उनका। तो टेस्ट की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है, राइट। हम डेली बेसिस में अपने टेस्ट कितने सारे करवा देते हैं जो हमारे को ज़रूरत नहीं होते, डॉक्टर वो टेस्ट भी करवा देता है। क्यों? क्योंकि भाई उनका पैसा चाहिए, उनको पैसा वसूल चाहिए। तो ये हम तो कुछ टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है। अब क्या होता है, अगर फिजिशियन भी उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता तो हम जाते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके एरिया के, आपके टाउन के, आपके सिटी के कुछ फेमस हॉस्पिटल्स का मुझे नाम बताओगे आप? जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, वेदांता, फोर्टिस, अपोलो, मैक्स, टाटा, बीएलके, एम्स, सफदरजंग का हॉस्पिटल है ना। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत ही सारे हॉस्पिटल्स हैं जो अ, बहुत ही मास अमाउंट पे लोगों के साथ डील करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हैं वहाँ पे। 100 बेड्स का, 200 बेड्स के उनके हॉस्पिटल्स हैं। अब ये इनके जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं ना, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ये तो है ही, बट इनकी जो टॉप अथॉरिटीज़ होती हैं ना, इनके टॉप ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पे ना उनकी डेस्क में एक फ़ाइल होती है जिसको कहते हैं फ़ाइल ऑफ एक्सपेंशन। इस फ़ाइल ऑफ एक्सपेंशन में पता है क्या होता है? आप सोचते होंगे आपकी एरिया में एक जगह पे काफ़ी बड़ा सा वो बन रहा है, क्या कहते हैं उसको, कंस्ट्रक्शन चल रहा हुआ है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपको लग रहा होगा कि वो स्कूल बन रहा होगा, वो होटल बन रहा होगा, वो एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट बन रहा होगा। बट फिर जब उसका इनॉग्रेशन होता है ना, तो आपको पता चलता है अरे ये हॉस्पिटल बन रहा था। और हॉस्पिटल भी कितने का पता है, 200 बेड का, 300 बेड का। इसे कहते हैं फाइल ऑफ एक्सपेंशन, मतलब वो अपने हॉस्पिटल्स के चेन को इंक्रीज कर रहा है। क्यों कर रहे हैं वो अपने हॉस्पिटल्स के 200 बेड के, 300 बेड के क्यों बना रहे हैं ये? और आपको पता है ये 200-300 बेड के जो हॉस्पिटल, जो वो हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, इसका कॉस्ट कितना पड़ता होगा, इसका बजट कितना रखते होंगे वो लोग? जस्ट सिंपली गेस करो आप, कितना हो सकता है? मैं आपको बताती हूँ ना। उनका बजट 10 करोड़ का है,
ना उनका बजट 20 करोड़ का है, ना उनका बजट 100 करोड़ का है, उनका बजट इतने का है, इतने का। और ये जो 500 करोड़ ये लोग लगा रहे हैं ना, ये पता है क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि नीचे की हालत खराब है, नीचे की हालत खराब है, सेल्स की हालत खराब हो रही है, लोग बहुत तेजी से बीमार होते जा रहे हैं। अब जब ये बीमार होंगे, धीरे धीरे बीमार होंगे, और अगर ये कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर वो यहीं तो आएंगे मजबूरी में, है ना। तो कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हाथ में माया। तो जब कोई बोलता है ना कि भाई मुझे लगता है ना मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही है, अगर आप हेल्दी हो तो आई एम टेलिंग यू, यू आर द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन इन दिस वर्ल्ड, यू आर द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन, राइट। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, एक टाइम के लिए आप उससे कर जाओगे गुजारा, बट अगर आपके पास हेल्थ नहीं है ना, आपके पास कितना भी पैसा आ जाए आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे उनको पता है यहाँ पे ख़राब हो रही है हालत, खराब है हालत, धीरे धीरे खराब हो रही है। अब वो यहाँ आएंगे, अब जब वो यहाँ आएंगे ना तो अब उनको पता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं एक चीज़ आपको सिंपली समझा रही हूँ, अगर आपने उस चीज़ को समझ लिया तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ये जितनी भी चीज़ें खराब होती जा रही हैं, आप मुझे बताओ, अगर आपके सिटी का एरिया, आपके सिटी का एयर वाटर फूड तीनों ही सी या डी ग्रेड के हैं, तो आप मुझे धीरे से बताना, मैं आपसे सिंपली पूछ रही हूँ, क्या आप ए ग्रेड के हो सकते हो? क्या आप ए ग्रेड के हो सकते हो? अगर आपका खाना पीना रहना सहना सब डी ग्रेड का है, सी ग्रेड का है, तो क्या आप ए ग्रेड के हो सकते हो? नहीं हो सकते, सिंपल। तो यहाँ पे आपकी बॉडी में ये कलेक्ट होने लगते हैं, जिन्हें कहते हैं हम सिंपल भाषा में टॉक्सिन्स। और ये जो टॉक्सिन्स है ना, जहाँ इकट्ठे होंगे वहाँ आपके लिए बीमारी क्रिएट करेंगे। अगर आपके हार्ट में चले जाएंगे तो हार्ट से रिलेटेड इशू, आपके ब्रेन में चले जाएंगे आपके ब्रेन से रिलेटेड इशू, आपके लीवर में चले गए तो लीवर से रिलेटेड इशू, आपकी किडनी में चले गए तो किडनी से रिलेटेड इशू। मतलब जहाँ भी ये टॉक्सिन्स जाएंगे, और ये टॉक्सिन्स पता है क्या है? ये हैं, ये जितने भी केमिकल्स हो गए, जितने भी हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन से हटा करके जितनी भी चीज़ें आप दे रहे हो उसे, वो सब टॉक्सिन्स में काउंट होता है। ओके। अब ये टॉक्सिन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो हमारा एब्जॉर्प्शन वीक होने लगता है, क्योंकि अगर आप उस जहाँ से एब्जॉर्प्शन होना था वहाँ से एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि एब्जॉर्प्शन होता कहाँ से है मैक्सिमम हमारी बॉडी में, और ये प्रोसेस क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब एब्जॉर्प्शन वीक होता है, जैसे कि अभी के टाइम पे एक चीज़ लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं जिसको कहते हैं कॉलन क्लीनिंग थेरेपी। कॉलन क्लीनिंग थेरेपी आप गूगल में सर्च करना एक बार, कॉलन क्लीनिंग थेरेपी। जब आप अपने आंतड़ियों, अपने इंटेस्टाइन को क्लीन करवाते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन करवाते हो, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करवाते हो, तो उसकी भी उस थेरेपी को ना, पता है आपको, पता है वहाँ पे आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा लोग 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए देने के लिए तैयार है इस चीज़ के लिए, क्योंकि टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जाते ही जा रहा है हर एक सिंगल सेकंड। अभी आपने जितनी वीडियोस देखी होगी तब तक हमारी बॉडी में कितना टॉक्सिन्स जा चुका होगा। फिर हमारे एब्जॉर्प्शन धीरे 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 वीक होने लगता है, और जब ये वीक होने लगता है ना तो हमारे डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाता है, डेफिशिएंसी स्टार्ट होता है। आप देखते होंगे आजकल के टाइम के लोगों को तो धूप में भी जाना नहीं पसंद, सुबह सुबह की धूप में भी जाना नहीं पसंद, उनको लगता है बहुत गर्मी है। इसी की वजह से उनकी बॉडी में जितने भी बी कॉम्प्लेक्स है उनकी डेफिशिएंसी स्टार्ट हो गई। जितने भी कॉर्पोरेट के लोग होते हैं ना, उनके अंदर उनकी बॉडी में मैक्सिमम B12 B6 विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमेशा होती है, क्योंकि वो हमेशा एसी में रहते हैं, एसी से निकलते हैं एसी में रहते हैं, धूप में कभी जाते ही नहीं वो, तो उनकी डेफिशिएंसी बढ़ती जाती है। अब जैसे जैसे डेफिशिएंसी बढ़ती जाती है धीरे धीरे सिम्टम्स दिखना शुरू होते हैं। कैसे सिम्टम्स? वीकनेस की फॉर्म में, मेरे हेडेक हो रहा है, मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है,
मेरे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फटीगनेस रह रही है, मेरी आइज़ रेड हो रही है, मतलब मेरे ना मतलब अगर कहीं कट हो जाता है तो फिर वो हील होने में टाइम लग रहा है उसको। तो ये वीकनेस की डेफ़िशिएंसी की वज़ह से वीकनेस आने लगनी शुरू हो जाती है। अब हम धीरे-धीरे क्या करते हैं, उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। वी इग्नोर दैट। वी हम मिडल क्लास लोगों के अंदर एक चीज़ बहुत वेरी कॉमन है कि जब तक वो चीज़ सर से ऊपर नहीं हो जाता ना पानी, तो हम उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते। तो हम सिम्पटम्स को भी इग्नोर कर रहे होते हैं, बहुत मज़े से। फिर उसके बाद ना क्या आता है पता है स्टेज? इलनेस। अब ये नेक्स्ट लेवल हो जाता है, नेक्स्ट लेवल। अच्छा, इसके बीच में एक ना बहुत बड़ा गैप होता है। ये जो गैप होता है ना, ये 2 साल का होता है, 2 से 5 साल का होता है, जब ये वीकनेस धीरे-धीरे बढ़ते जाता है। और हमारे जो ऑर्गन्स हैं ना, आई एम टेलिंग यू, हमारे ऑर्गन्स जब तक वो चीज़ 75 टू 80% तक रीच नहीं कर जाती, उसकी डेफिशिएंसी बढ़ नहीं जाती, टॉलरेंस उनकी हमारे ऑर्गन की टॉलरेंस है, हम वो 80% तक उसको टॉलरेट करते हैं। फिर धीरे-धीरे वो और तेज़ी से दिखाने लगते हैं अपने सिम्पटम्स को। फिर वो 90 में पहुँचते हैं। 90 में हम अपने फ़िज़िशियन के पास जाते हैं। फ़िज़िशियन भी कुछ नहीं कर पाता, तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं 95 में। अब 95% में जब हमारा ऑर्गन्स ऑलमोस्ट ही फ़ंक्शन करना छोड़ ही देता है, तो हॉस्पिटल वाले भी बोलते हैं कि भाई आप ये रिस्क सर्टिफ़िकेट आप फ़ॉर्म फिल कर दीजिए। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर हम इसकी कोई गारंटी नहीं लेते, राइट? तो ये चीज़ होता है। अब 2 से 5 साल में क्या होता है, वो धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते वो इलनेस में आ जाता है। फिर वो क्रॉनिक डिज़ीज़ में आ जाता है, क्रॉनिक डिज़ीज़ में काउंट होने जाता है। फिर हमें लगता है अरे! ये तो काफ़ी चंगा-भला था, कहाँ चला गया? क्या हो गया इसे? है ना? अचानक से कैसे हो गया? तो कुछ खाता-पीता भी नहीं था ऐसा। फिर क्रॉनिक डिज़ीज़ बन जाता है एंड एट द एंड जब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं बचता तो वो पहुँच जाता है इस डिज़ीज़ से डी फॉर यहाँ। और अगर आप नहीं चाहते आप इतनी यंग एज में अपने अपने पर्पस को, अपने फ़ोकस को बिना फुलफ़िल करे, अपने गोल को बिना फुलफ़िल करे यहाँ जाओ, तो आई एम टेलिंग यू हम सारे के सारे ना यहाँ पे हैं। आप, मैं, हम सब, आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके मम्मी-पापा, आपके लव्ड वन्स, सब कोई इस वीकनेस की स्टेज में है। हम सब कोई अभी इस वीकनेस की स्टेज में हैं और इस वीकनेस से हम धीरे-धीरे इलनेस की स्टेज पे जाते जा रहे हैं। मतलब हम धीरे-धीरे हॉस्पिटल्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और अगर आप चाहते हो कि ये रास्ता आप पूरा सफ़र पूरा ना करो, तो आई एम टेलिंग यू, आप एक चीज़ समझ लो अपने दिमाग में, अगर इस टॉक्सिन्स को निकाल दिया गया तो आपका रास्ता ब्लॉक हो जाता है फिर यहाँ पे। और उस रास्ते को ब्लॉक करने के लिए हमको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग डिटॉक्सीफायर चाहिए। एक डिटॉक्सिफायर चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग डिटॉक्सिफायर चाहिए। अब ये जो स्ट्रॉन्ग डिटॉक्सिफायर हमें कहाँ से मिलेगा? हम सोचते होंगे कि अरे गर्म पानी पी लेते हैं हो जाएगा काम। हम सोचते हैं कि ये दवाई खा लेंगे तो हो जाएगा काम, हम ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा काम। आई एम टेलिंग यू, यू कैन जस्ट गूगल इट आउट, स्ट्रॉन्ग डिटॉक्सिफायर। आपको एक ही आंसर मिलेगा, उसका नाम होगा एलोवेरा। एलोवेरा। और कौन सा एलोवेरा? ये वाला एलोवेरा, इस कंपनी का एलोवेरा। हमारे पास बहुत सारे एलोवेरा, मार्केट में आपको बहुत सारे एलोवेरा मिलेंगे, बट ये वाला एलोवेरा मैं क्यों बोल रही हूँ बताऊँ? क्योंकि ये आपकी बॉडी को सिर्फ डिटॉक्सिफाई नहीं करता, ये आपकी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के बाद वो रिजुविनेट भी करता है, वो उसको दोबारा से हील भी करता है। और जब वो हील करता है ना, तो उसके बाद आपकी बॉडी में एक डिज़ीज़ नहीं आ सकते। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि ये एलोवेरा करता क्या है काम और ये कैसे करता है काम, सो दैट कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, आपको समझ आ सके कि एलोवेरा क्यों है हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट। एलोवेरा बहुत सारे हैं,
ये वाला एलोवेरा मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रही हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो कंज्यूमिंग दीज एलोवेरा प्रोडक्ट्स एंड आई वॉन्ट यू टू बी हेल्दी। अगर आप नहीं चाहते, अगर आप चाहते हो कि इस रास्ते को पूरा सफ़र करना चाहते हो तो डू, आप वो कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि ये रास्ता कभी भी पूरा ना हो, तो उसके बीच में ना ये एक चीज़ आ रही है जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिटॉक्सिफायर, और उस दीवार का नाम है ये। ठीक है, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, कैसे ये आपके लिए काम कर सकता है, और कैसे आप इससे अपने और अपने परिवार को हेल्दी रख सकते हो। ठीक है, बिकॉज़ इस पे हमारा कोई कंट्रोल है नहीं, इन सारी चीज़ों पे हमारा कोई कंट्रोल है नहीं। हमारा कंट्रोल सिर्फ हम ना एयर क्लीन कर सकते हैं, हम ना वाटर को क्लीन कर सकते हैं, और फूड को तो क्लीन कर ही नहीं सकते, राइट। तो हमारा तीनों में कोई कंट्रोल नहीं है। बट एक चीज़ में हमारा कंट्रोल है, वो है इस पे कि हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। सो इस चीज़ को कैसे किया जाता है, आई एम गोना टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी, और आप चाहें तो इस वीडियो को अपने टीम मेंबर, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो, सो दैट उनको समझ आए कि ये जो चीज़ है ये कितनी इम्पॉर्टेंट है, और ये चीज़ को क्लीन करने के लिए हमको ये करना, इस चीज़ को ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ का इस्तेमाल करना। ठीक है, सो आई होप सो दिस इन्फॉर्मेशन वॉज वैल्यूबल। मुझे लगता है मैंने अपना बेस्ट परफॉर्म किया, बट होप सो नेक्स्ट वीडियो विल बी माई बेस्ट वीडियो। ओके, stay tuned and keep growing.